हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट पे सेलिंग करने की कि हम फ्लिपकार्ट पे कैसे सेल कर सकते हैं। अगर आपने मेरे पिछले जीएसटी के बारे में बनाए हुए वीडियोस देखे हैं तो मैंने उसमें बताया था कि आपको अगर कोई भी ऑनलाइन सेलिंग करनी है तो उसमें आपको जीएसटी नंबर होना ज़रूरी है। कोई भी ई मार्केट प्लेस में सेलिंग करने के लिए आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। तो पहली रिक्वायरमेंट जो हमारे फ्लिपकार्ट के साथ है, आपकी कंपनी जीएसटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपको अपने प्रोडक्ट्स के लिए फोटो खींचनी पड़ेंगी और वो फोटो को एक पर्टिकुलरली फ्लिपकार्ट का या दूसरी जो मार्केट प्लेसेस होती हैं उनका एक स्टैंडर्ड होता है, वो वाइट बैकग्राउंड पर होनी चाहिए। आपको वो फोटोज वैसी ही खींचनी पड़ती हैं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली, और फिर आप उनको अपलोड कर सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर करना तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है अगर आपके पास जीएसटी नंबर है। आपको जो ब्रांड आप सेल करना चाहते हैं, अगर आपका ब्रांड है या किसी और का ब्रांड है जो आप सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उसमें फ्लिपकार्ट को एक बिल प्रेजेंट करना पड़ता है जो परचेज बिल होता है। अगर आपका है तो आप अपने नाम पर भी उसको बनाकर दे सकते हैं। अगर आपकी खुद की ब्रांडिंग है, आपका खुद का ही बिजनेस है, तो आप अपना एक बिल काट के उसमें बता सकते हैं। अगर किसी और का है तो आप उनका परचेज बिल उस पर अपलोड कर सकते हैं अप्रूवल के लिए। एक बार जब आपका प्रोडक्ट अप्रूव हो जाता है फ्लिपकार्ट पर, उसके बाद आप उसमें ऐड कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं सेलिंग पर्पज से। हर कैटेगरी वाइज फ्लिपकार्ट की जो कमीशन होती है वो अलग अलग होती है। फूड प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट होती है, क्राफ्ट के लिए अलग होगी, गारमेंट्स के लिए अलग होगी, ऐसे अलग अलग कमीशन रहते हैं फ्लिपकार्ट के। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं, एक्सेप्ट फूड आइटम के लिए मैं बोलूंगी, फूड आइटम में जो आप कमीशन पे करते हैं ई मार्केट प्लेस को, वो मिनिमल ही कर रहे होते हैं क्योंकि उसमें मार्जिन ज्यादा नहीं रहता है। बाकी कोई भी आइटम जो आप फ्लिपकार्ट या किसी भी ई मार्केट प्लेस पे सेल करेंगे, उसमें आपको मार्जिन अच्छा होना चाहिए प्रोडक्ट का। मिनिमम अगर मैं बताऊं आपको, तो आपको एक सेलिंग प्राइस होती है, उसके ऊपर आपको टैक्सेस लगते हैं, के ऊपर आपको शिपिंग कॉस्ट लगती है। तो आपको इतना मार्जिन उस प्रोडक्ट के प्राइस में होना चाहिए कि आप अपना जो जिस प्राइस पे आप सेल कर रहे हैं उसमें जो प्रॉफिट बचेगा उसमें आप फ्लिपकार्ट को भी कमीशन पे कर देंगे, शिपिंग कॉस्ट भी उसमें थोड़ी सी बेयर कर लेंगे और टैक्सेस भी पे कर देंगे। जो प्रोडक्ट होता है उसके साथ शिपिंग कॉस्ट कस्टमर ही पे कर रहा है, ये ऑप्शन आपके पास रहता है। लेकिन कस्टमर को कितना शिपिंग कॉस्ट पे करना है इसका एक रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है फ्लिपकार्ट ने। उसके ऊपर लोकल कस्टमर और नेशनल कस्टमर, जो नेशनल लेवल पे जो कस्टमर होते हैं, वो उससे ज्यादा शिपिंग पे नहीं करते हैं। तो अगर उससे ज्यादा शिपिंग कॉस्ट आती है तो वो सप्लायर ही बियर कर रहा होता है। तो आपके प्रॉफिट मार्जिन में उतना अमाउंट होना चाहिए। टू बी ऑन सेफर साइड, इट्स ऑलवेज बेटर कि आपने जो भी सेलिंग प्राइस रखा है फ्लिपकार्ट पे, वो और आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आपका प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम 50% हो, जिसमें कि आप अपने टैक्सेस भी बियर कर लेंगे, शिपिंग कॉस्ट भी कर लेंगे और फ्लिपकार्ट का कमीशन भी कर लेंगे। प्लस इसमें जो रहेगा, अगर आपका कोई प्रोडक्ट रिटर्न आता है, अगर कस्टमर को डिलीवर नहीं हुआ, रिटर्न भी दो टाइप के होते हैं, कस्टमर को डिलीवर ही नहीं हो पाया ड्यू टू एनी रीजन, तो वो आपको रिटर्न आता है, उसमें आपको कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। लेकिन अगर आपको कस्टमर ने एक बार ले लिया प्रोडक्ट, उसके बाद रिटर्न करा है, डिफेक्टिव है या कुछ भी रीजन से कस्टमर ने रिटर्न करा है, तो आपको उसके चार्जेस लगते हैं। शिपिंग कॉस्ट तो हर बार आपको लगेगी। तो आप कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर 10 आइटम आपने सेल करे हैं, उसमें से अगर 2 आइटम रिटर्न होते हैं, तो उनकी जो शिपिंग कॉस्ट है, उनमें जो आपको लॉस हो रहा है, वो आपके 8 आइटम्स जो सेल हुए हैं उसके प्रॉफिट मार्जिन में ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉफिट मार्जिन 50% से कम रखेंगे फ्लिपकार्ट पर, तो आप प्रॉफिट ऑनलाइन मार्केट में नहीं अर्न कर पाएंगे। उतना मार्जिन आपको रखना ही पड़ेगा जिससे कि आप जो लॉसेस हों उसको एकोमोडेट कर सकें। नहीं तो फिर यही है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आप उतना ही रिटर्न आ रहा होगा, किसी किसी मंथ ज्यादा हो जाएगा, किसी मंथ कम हो जाएगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू कीप अ 50% मार्जिन ऑन द प्रोडक्ट व्हेन यू आर सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के रिव्यूज अच्छे हैं। फ्लिपकार्ट में आपको भले ही ऑर्डर
बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हों, लेकिन जितने भी ऑर्डर आते हैं उसमें से मैं बोलूँगी कि 90% ऑर्डर आपके जेन्युइन ही होते हैं, कस्टमर कैंसलेशंस नहीं होते हैं, कस्टमर के रिटर्न्स भी बहुत कम होते हैं। कुछ जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि फूड आइटम वगैरह हैं, उसमें आप नॉन रिटर्नेबल भी कर सकते हैं। वो एक ऑप्शन फूड प्रोडक्ट्स के लिए रहता है। बाकी जो हैं, आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो जनरली रिटर्नेबल में रहते हैं, तो आप इस चीज़ को उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती है सेलिंग में। आपके जो कस्टमर हैं, दे थिंक बिफोर दे बाय, तो इसलिए वो जेन्युइन कस्टमर्स हैं। फ्लिपकार्ट पे आप सेलिंग कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन सेल करने के लिए, अगर आप कोई ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म ढूँढ रहे हैं सेल करने के लिए, जैसे कि मैंने मीशो के ऊपर वीडियो बनाया था, तो उसमें मुझसे कई लोगों ने पूछा कि अगर हम मीशो पे नहीं सेल करना चाहते हैं, तो हम कहाँ करें? इसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि फ्लिपकार्ट पे आप ट्राई कर सकते हैं एंड इट इज़ अ गुड मीडियम टू सेल। फ्लिपकार्ट जो है, सेल्स बढ़ाने के लिए भी इसमें स्कीम्स लाता है। वो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप उसको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, दैट्स ऑल अप टू यू। तो फ्लिपकार्ट को सेलिंग के लिए मैं बोलूँगी कि एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है और इंडियन प्लेटफ़ॉर्म जो कि अच्छा कर रहा है, जिसमें कि सप्लायर्स भी बेनिफिट ले रहे हैं, जिसमें कि सप्लायर्स भी कमा रहे हैं, ना कि कुछ दूसरे प्लेटफ़ॉर्म की तरह जहाँ पे कि सप्लायर्स को नुकसान हो रहा था। फ्लिपकार्ट इज़ अ गुड ऑप्शन टू ट्राई। तो आप अपना अगर जीएसटी अगर अगर आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, देन यू शुड ट्राई फ्लिपकार्ट। आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराइए और अपना सेलर अकाउंट अप्रूव करा लीजिए एंड ऑल द बेस्ट।